Assalamu alaikum class and welcome to the fifth week of IT in Business. And here I am your lecturer, Mohammad Irfan. So before starting the lecture, we will take a quick review what we have done in the last week. So the last week we are doing the lecture, the name of System Unit, Processing and Memory. So after discuss the agenda, we're starting to be discussion on the bit and the byte. हमने इसके ऊपर जो है वो काफ़ी अच्छी डिस्कशन कर ली थी कि बिट और बाइट में कैसे क्या फ़र्क होता है और डेटा रिप्रेजेंटेशंस कैसे होती हैं 0 और 1 ऑन एंड ऑफ के ऊपर और 8 बिट का जो है वो एक बाइट कहलाता है देन हमने प्रीफिक्सर आर often used to express larger quantities of byte प्रीफिक्स हमने प्रीफिक्स की बात की थी तो एक स्टूडेंट ने सवाल भी किया था प्रीफिक्स क्या होते हैं तो जो पहले से स्टैंडर्डाइज्ड बना दिए जाते हैं ठीक है फिक्स्ड कर दिए जाते हैं उसको प्रीफिक्स कहते हैं ठीक है जैसे किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट ये पहले से एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है ठीक है तो ये हमारे पास प्रीफिक्स है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते वो प्रीफिक्स कहलाते हैं ओके नंबर सिस्टम किस तरह काम करते हैं जीरो एस की कोड क्या होते हैं ऑडियो डाटा इस तरह वीडियो डाटा किस तरह एक्सट्रीम कर रहा होता है मशीन लैंग्वेज क्या होती है देन वी आर getting to inside the computer system. तो इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम में हमने सीपीयू के इनसाइड कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद हैं उसको हमने थॉरली जो है वो आई थिंक डन कर लिया था कि सीपीयू के अंदर हमारे पास सबसे पहले हम शुरू हुए थे पावर सप्लाई देन हमारे साथ हमारे पास फैन होता है उसमें कूलिंग के लिए हार्ड ड्राइव होती है डेटा स्टोर के लिए स्टोरेज बेस होते हैं कि एक्स्ट्रा आपने अगर कोई हार्ड ड्राइव लगानी है डीवीडी ड्राइव होती है हमारी ऑप्टिकल डिस्क के लिए मेमोरी स्लॉट्स होते हैं ताकि हम मेमोरी को और बढ़ाएं ताकि कंप्यूटर जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाए मदरबोर्ड होता है कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम द पीसीज मेन सर्किट बोर्ड मतलब पीसी का एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जिसमें तमाम जितनी भी आपके पास पेरिफेरल्स और जितनी भी आपके पास जो है वो मेमोरी एक्स्ट्रा कार्ड्स प्रोसेसर हार्ड ड्राइव ये तमाम चीज़ों को आपस में जो है वो इंटीग्रेट करके रखता है ठीक है एक्सपेंशन स्लॉट्स एक्सपेंशन कार्ड एक्सपेंशन मतलब कि आप अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगाना चाहते हैं जैसे कि आप गेमिंग कंप्यूटर बना रहे हैं तो आपको जो है उसके लिए एनवीडिया का या जी फोर्स का जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो आप कार्ड ग्राफिक्स का उसमें जो है वो पुट ऑन करते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो एक्स्ट्रा कार्ड या एक्स्ट्रा स्लॉट जो है वो आपके सीपीयू में गिवन होती है ठीक है देन यू हैव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि आपका माइक्रो प्रोसेसर है परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड डज द comparison need for processing and controls other part of the computer system बेसिकली जो आपका प्रोसेसर होता है ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का तो जो ब्रेन है वो बेसिकली आपकी चीजें कंट्रोल कर रहा होता है और डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है तो ये तो हो गया एक रिव्यू कि हमने कौन कौन सी चीजें जो है वो लास्ट क्लास में डिस्कस की थी सिस्टम यूनिट द मेन केस ऑफ अ कंप्यूटर houses the processing hardware for the computer also contain memory
and power supply, cooling fans, and interfaces to connect peripheral device. Houses the device base in which storage devices, hard drive, DVDs, drives, etc. are located. With a desktop PC usually looks like a rectangular box. अच्छा, ये जो बात की गई है ना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीसी की, अगर यहाँ पे जो बात हो रही है, तो देखिए दो किस्म की रिप्रेजेंटेशन होती है पीसी की। एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टली और एक होती है वर्टिकली। जो हमारे पास डेस्कटॉप पीसीज होते हैं, ठीक है, जिसको हम डेस्कटॉप पीसी कहते हैं, वो बेसिकली हमारे पास हॉरिजॉन्टल पीसी कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो टावर पीसी भी होते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन टावर होती है। जो हमारे पास टावर पीसी होते हैं, जैसे कि हमारा वर्क स्टेशन है और इस तरह के डिफरेंट पीसीज जो हमारे पास होते हैं, उसको जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो वर्टिकल होती है, ठीक है। मतलब एक हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टली पीसी होता है, ठीक है, जो कि हम इसको डेस्कटॉप पीसी कहते हैं। जैसे कि ये आपके पास पीसी जिस तरह रखा हुआ है ना, ये जो आपके पास सामने पिक्चर शो हो रही है ओपन पीसी केस, ये हॉरिजॉन्टली जो है वो मतलब के रखा गया है। इसको अगर मैं खड़ा करके रखूं तो ये वर्टिकली कहलाएगा, ठीक है, जिसको हम टावर पीसी कहते हैं। मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर चिप, अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ सिलिकॉन टू द अदर सेमीकंडक्टर मटेरियल onto which integrated circuit are embedded। मतलब एक बिल्कुल जो है वो स्मॉल सी जो है वो एक चिप होती है, बेसिकली कंप्यूटर चिप होती है आपके उसकी प्रोसेसर, और जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से जो है वो बनी गई होती है, और उसके अंदर डिफरेंट इंटीग्रेटेड जो है वो सर्किट्स मौजूद होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम और एम्बेडेड सर्किट का भी जो मतलब ये है वो उसके अंदर की जो वर्ड है ये प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज किया जाता है। तो एम्बेडेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि डिफरेंट एक्सपोनेंशियल रेट के साथ ना कोई भी काम आपके पास परफॉर्म हो रहा हो। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि डिफरेंट एक्सपोनेंशियल वर्ड के साथ, जैसे कि ना अगर आप एक चीज 1 है तो अगली चीज जो है वो फॉर एग्जांपल 2 है, तो थर्ड जो है वो 6 है, और फोर्थ जो है वो 24 है। समझ रहे हैं? मतलब कितनी जल्दी जल्दी जो है वो चेंज आ रहा है। तो एक्सपोनेंशियली चेंज जो होता है ना, मतलब एक चीज में बहुत ज्यादा चेंज आ जाना, ठीक है, बढ़ जाना, वो जो है वो कहलाता है आपके पास एम्बेडेड सिस्टम। मतलब बहुत नैनो की जगह यूज करते हुए बहुत सारी उसके अंदर जो चीजें इम्पोज हो जाना। अब एम्बेडेड सिस्टम हमें यहाँ पे क्यों यूज कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम हमें पता है कि आजकल जैसे कि आप बोर्ड्स की बात करें, तो आपके मोबाइल फोन के अंदर भी जो है वो प्रॉपर मदरबोर्ड और सीपीयू, जिसको आप चिप कहते हैं, ठीक है, कितना जो है वो उसकी प्रोसेसिंग है, कितनी उसकी क्लॉक स्पीड है, ये तमाम चीज़ें जो है वो आप आजकल मोबाइल फ़ोन लेने से पहले डिस्कस कर रहे होते हैं। और एक नॉर्मल सी जो है वो स्पेसिफिकेशंस की अगर जब भी आप बात करें तो आपके पास जो है वो पूछ रहे होते हैं कि भाई कितना, मतलब इसका चिप साइज क्या है, इसका चिप का मॉडल कौन सा है, ठीक है,
तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बहुत मतलब के नॉर्मलाइज हो गई हैं आजकल के दौर पे। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, तो हम जो है वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से एक एज अ लेमैन भी जो है वो इस तरह की जो है वो टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा होता है। Then we have the circuit boards. A thin board contain computer chip and other electronic components. सर्किट बोर्ड हमारे पास कौन सा होता है? जो हमारे पास मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड में जो है वो आपके पास डिफरेंट पाथ बने हुए होते हैं। ठीक है, कि आप किस तरह जो है वो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, और साथ में आपके पास जो है वो उनको इंटीग्रेट करने के लिए भी जो है वो उनके सर्किट्स भी वहाँ मौजूद होते हैं। अब जैसे एक रैम का सर्किट मौजूद है और आपने उसके साथ जो है वो रैम को अटैच कर दिया, इसी तरह आपके पास जो है वो प्रोसेसर की चिप का जो है वो एक सर्किट मौजूद है, जहाँ पे आपने प्रोसेसर की चिप को जो है वो एंड लगा दिया। ठीक है, मदरबोर्ड और a system board, the main circuit board inside the system unit. All computer components must connect to the motherboard. तमाम जितने भी कंपोनेंट्स हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ गया है कि वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। एक्सटर्नल डिवाइसेस मॉनिटर, कीबोर्ड, माइक, printers typically connect by plug into a port exposed through the exterior of the system unit. ये जो आपकी जितनी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती है ना, जैसे आपके मॉनिटर्स हो गए, आपके जो है वो प्रोजेक्टर्स हो गए, ठीक है, आपके पास जो है कीबोर्ड, आप अगर आप इनपुट करना चाह रहे हैं, माउस आप अगर इनपुट करना चाह रहे हैं, ठीक है, फिर आपके पास वैकॉम्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप इनपुट करना चाह रहे होते हैं। एनीवन नो अबाउट द वैकॉम्स? वैकॉम के बारे में किसी को पता है? एनीवन इन द क्लास? गेट अप गाइस, कोई बताए कि वेकॉम के बारे में आपने कभी सुना है? दिस इज आल्सो अ इनपुट डिवाइस जिसमें आप स्केचिंग वगैरह जो है वो कर रहे होते हैं। समझ आ गई? स्केच वगैरह जो बना रहे होते हैं ना आप, तो अगर आप कंप्यूटर के ऊपर स्केच बनाना चाहते हैं तो आप माउस से तो नहीं बनाएंगे, तो उसके लिए जो है वो आप वेकॉम को जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो जितनी आपके पास मॉनिटर्स, कीबोर्ड, माइक, प्रिंटर्स, प्रिंटर का तो पता है आपको, जो आउटपुट का आपका प्रिंट कर रहे होते हैं, typically connect by plugged into a port exposed through the exterior of the system unit. आपके सिस्टम यूनिट के एक्सटीरियर में मदरबोर्ड के साथ बहुत सारी जो है वो पोर्ट्स अटैच्ड होती हैं। ठीक है, उसके अंदर आपके पास वीजीए केबल होता है फॉर मॉनिटर्स, कीबोर्ड, माउस के लिए आपके पास जो है वो यूएसबी केबल्स होती हैं, माइक वगैरह के लिए आपके पास ऑक्स केबल्स होती हैं। अब आप जो है वो यूएसबी केबल के ऊपर भी जो है वो माइक लगा सकते हैं। प्रिंटर्स के लिए भी जो है वो पहले तो स्पेशल पोर्ट्स आती थी, आपके सिस्टम के अंदर जो है वो थंडरबोल्ट टाइप पोर्ट्स आती थी। अब थंडरबोल्ट जो बहुत सारी जो है वो तो मतलब कि थिन सी पोर्ट होती है, उसके अलावा वो थोड़ी सी जो है वो थिक होती थी वो पोर्ट, जो कि आपके डायरेक्ट जो है वो लैपटॉप के मतलब के प्रिंटर के साथ जो है वो अटैच की जा रही होती थी, और साथ में आपके पास जो है वो यूएसबी पोर्ट से आपके सीपीयू में अटैच की जाती है।
अच्छा, मैंने थंडरबोल्ट पोर्ट्स की बात हो रही है, तो मैंने थंडरबोल्ट पोर्ट्स का नाम लिया है। एनीवन नो अबाउट दिस? देखिए, जैसे वीजीए पोर्ट होती है ना आपके पास, ठीक है, इसी तरह आपने जो है वो डी पोर्ट की तरफ चले गए। डी पोर्ट के बाद आप जो है वो थंडर उसमें चले गए, क्या कहते हैं, वीजीए पे, ठीक है, एचडीएमआई पे, ठीक है। अब वीजीए से आप स्टार्ट हुए थे, उससे पहले भी एक पोर्ट आती थी जो वीजीए नहीं होती थी, वो दूसरी होती थी। अभी भी काफी जगहों पे सर्वर मशीन्स में या कोई पुराने वाइपर के जो सिस्टम थे उसमें जो है वो अभी भी मौजूद है। तो वही कन्वर्टर के थ्रू जो है वो हम उसको वीजीए पे कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो आपकी जो प्रिंटर्स हैं, अ, हम बात कर रहे थे आपके पोर्ट्स के ऊपर। तो इसी तरह आपके पास जो है ना थंडरबोल्ट्स होती है। थंडरबोल्ट्स आपसे मैंने पूछा था, सवाल किया था। तो थंडरबोल्ट्स जो हैं वो बेसिकली मैक सिस्टम जो होते हैं आपके पास, मैक मशीन्स जो होती हैं आपके पास, उसका जो आपके पास आउटपुट आ रहा होता है, जो कि आप डायरेक्ट सीपीयू में, फॉर एग्जांपल आप एक्सटर्नल आपने जो है वो प्रोजेक्टर लगाया हुआ है और आपके पास मैक पीसी है, तो आप उसकी जो है वीजीए केबल नहीं लगा सकते डायरेक्ट अपने मैक पीसी पे, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही जो है वो नहीं मौजूद होता। तो उसमें थंडरबोल्ट होती है, तो थंडरबोल्ट कन्वर्टर आप यूज करते हैं। उस कन्वर्टर के थ्रू जो है वो आप एक्सेस, मतलब के एक्सेस ले रहे होते हैं मैक सिस्टम का। ओके, तो ये आपके पास जो है वो चिप मौजूद है, जो कि आपकी प्रोसेसर चिप होती है। डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट कंपनीज जो है वो इसको, इस चिप को जो है वो बना रही होती है, माइक्रो प्रोसेसर्स को, जिसके अंदर एक चिप जो है वो हमारे पास एएमडी की है। एएमडी भी एक कंपनी है जो कि आपके माइक्रो प्रोसेसर चिप्स जो है वो मैन्युफैक्चरर कर रही होती है। उसके साथ हमारे पास इंटेल मौजूद है, जो मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल, आपको पता है। इंटेल के जो प्रोसेसर्स हैं बहुत मशहूर है, और हर कोई जो है वो इसको फेमिलियर है इससे। जैसे कि इंटेल को कोर आई 3, डुअल कोर, कोर i7। तो कोर i7, कोर i3 के बेसिकली आपके प्रोसेसर्स के जो है वो नेम होते हैं, ठीक है। अगर जिसको नहीं पता, आई नो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि अगर हम अपने लैपटॉप पे देखें तो आपके पास इंटेल कोर i7, कोर i5 अगर लिखा हुआ है, या कोई कहता है मेरे पास कोर i7 का लैपटॉप है, सो इट्स मीन वो प्रोसेसर बता रहा है उसका। तो प्रोसेसर की इंपॉर्टेंस इतनी है कि वो तमाम जितने भी आपके ऑपरेशंस होते हैं उसको एक बार जाके अपने पास प्रोसेस करता है, बिकॉज दिस इज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर चिपसेट अच्छा होगा, दैट इज ऑल, जो प्रोसेसर अच्छा होगा, तो आपकी डिवाइस अच्छी तरह चलेगी। जैसे कि मोबाइल फोन में कह रहे होते हैं ना कि चिपसेट जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो चिपसेट अगर अच्छा होगा तो आपकी डिवाइस और आपके मामलात जो है वो अच्छे चलते रहेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, सर्किट एंड कंपोनेंट पैकेज to pack together and attached to the motherboard। मदरबोर्ड के साथ अटैच हुआ हुआ होता है। इसको खोलने का तरीका क्या है कि वो हीट सिंक लगी हुई होती है उसके ऊपर। जैसे ही आपके आप इसको केस को जैसे हमने ओपन किया, आपको दिखाया था ना, तो आपके पास हीट सिंक लगी हुई होती है। उसके ऊपर जो है वो फैन लगा हुआ होता है, जो कि उसको हीट को और सिंक कर रहा होता है, बाहर की तरफ कर रहा होता है। उसके कुछ क्लिप्स होते हैं, वो क्लिप आप खोलें तो उसके अंदर आपको जो है नीचे एक और क्लिप नजर आएगा, और बिल्कुल फ्लेट्रॉन सी चीज होगी, उसमें सिलिकॉन लगी हुई होगी, वो भी जो है उसकी हीट को जो है वो बाहर सिंक करने के लिए यूज किया गया होता है।
अच्छा, सेकंड इसके अंदर जो है वो एक और सिस्टम मौजूद है हीट सिंक की, अभी हमने बात की। कि वो इतना गर्म इसलिए होता है कि मतलब जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है ना, तो एक एक मैंने आपको बताया था ना कि मतलब एक एक छोटे छोटे जो उसमें बॉक्सेस बने हुए होते हैं, अगर आप कभी माइक्रो प्रोसेसर को निकाल के उसको बैक साइड से देखें, तो उसमें जो है वो छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप बने हुए होते हैं। उस बॉक्सेस के अंदर जो है वो मतलब कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो ट्रांजिस्टर्स मौजूद होते हैं, जो कि नंबर सेव कर रहे होते हैं अपने पास 0 और 1 में। और आपको पता है आपकी डेटा की रिप्रेजेंटेशन भी जो है और डेटा आपका सेव भी जो होता है वो किसमें होता है, 0 एंड 1 में। So here we have something to be discussed on the माइक्रोप्रोसेसर। ये कुछ सिंपल चीजें आपसे डिस्कस कर रहे हैं, डीप में नहीं जा रहा। डीप में जाऊंगा तो आपको मेरी प्रॉब्लम होगी। So does the vast majority of processing of the computer, मतलब वास्ट किस्म की जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसेसिंग है आपके कंप्यूटर की, जो वो जो है आपके पास माइक्रो प्रोसेसर कर रहा होता है। इवन की जो आपकी मेमोरीज भी जो होती हैं, दैट इज योर रैम्स, उसके बाद भी इसके पास भी जो है ना वो एक रैम, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही जो है वो एक रैम बिल्ट इन होती है। तो वो हर ऑपरेशंस को पूछने के लिए मेन रैम की तरफ नहीं जाता, ठीक है। वो जो उसकी अपने पास इंटरनल रैम होती है जिसको हम कैशे कहते हैं, ठीक है। तो कैशे रैम जो होती है वो उसी से जो है वो चीजें मालूम कर करके अपने ऑपरेशंस को जो है वो और अच्छी तरह रन कर रहा होता है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेसर, कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर व्हेन टॉकिंग अबाउट पीसीज। मतलब कि इसको चिप भी कहा जाता है, प्रोसेसर भी कहा जाता है, और अगर हम कंप्यूटर पीसी की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। डुअल कोर सीपीयू कंटेन द प्रोसेसिंग कंपोनेंट कोड्स ऑफ टू सेपरेट प्रोसेसर ऑन द सिंगल सीपीयू। अब वो डुअल कोर है तो इसका मतलब दो अलग अलग प्रोसेसर है उसके अंदर, ठीक है। इसी तरह कोर आई 7 के अंदर जो है वो 4 कोर्स होती हैं, 8 कोर्स होती हैं, ठीक है, 5 कोर्स होती हैं। तो ये क्या होते हैं, वो डिफरेंट सीपीयूज होते हैं एक सीपीयू के अंदर, ठीक है। तो इसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ये फिर आप अपने हिसाब से जो है वो उसकी सेटिंग्स जो है वो सेटअप कर रहे होते हैं। क्वाड कोर कंटेन 4 कोर्स ऑफ द सीपीयू, टिपिकली डिजाइन फॉर डेस्कटॉप पीसीज, पोर्टेबल पीसीज और सर्वर। मतलब कि क्वाड कोर जो है वो 4 कोर्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। डुअल कोर के अंदर 2 कोर्स होती हैं। आजकल जो आपके पास नॉर्मल सिस्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, कोर आई 3 वगैरह के, उसके अंदर जो है वो नॉर्मल जो है वो स्टार्टिंग फॉर द 4 कोर, ठीक है, होगा तो कोर आई 3 कोर आई 5 ही, लेकिन उसके अंदर जो स्टार्टिंग हो रही होगी वो 4 कोर से हो रही होगी, ठीक है। और फिर बढ़ते बढ़ते जो है वो 7 कोर 8 कोर पे भी जो है वो सिस्टम चले गए। आपकी जो जियोन मशीन्स है वो 12 कोर्स पे होती हैं, ठीक है। होगा आपके पास, आप बोलेंगे कि ये यार इतना इतने कोर्स क्या करना है, तो उसकी प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो वो पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो उस टाइम पे परफॉर्म हो रही होती है। अब वो पैरेलल जो आपके पास प्रॉक्सी है, सॉरी, प्रोसेसिंग है, ऐसे मैंने जियोन की बात की, तो जियोन प्रोसेसर्स जो है वो मतलब कि हाईली परफॉर्म्ड प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास सर्वर मशीन्स में लगाए जाते हैं कंपनी की तरफ से। तो वर्क स्टेशन में मैंने ऐसे बात की थी ना, आपको मैंने एग्जांपल दी थी Z440 की। तो Z440 जो है वो आपके पास जियोन प्रोसेसर के साथ आता है, ठीक है। ज्यादातर जो प्रोसेसर है वो आपके पास इंटेल और AMD कंपनी जो है वो बना रही होती है। तो ये डेस्कटॉप और सर्वर्स लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं।
ये डेस्कटॉप पे 2007 में कोर टू क्वाड आया था हमारे पास, इंटेल मैन्युफैक्चरर था उसका। क्लॉक स्पीड उसकी 2.4 से 2.6 गीगाहर्ट्ज थी। नंबर ऑफ कोर्स उसमें जो है वो 4 थे। अच्छा, अब कैशे मेमोरी के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब उस वक्त लेवल 1 और लेवल 2 की जो है वो कैशे उसके अंदर मौजूद थी, और मैक्सिमम बैंडविड्थ उसकी जो है वो 8.5 गीगाबिट पर सेकंड के हिसाब से जो है वो आपके पास मूव कर रहा था डेटा उसके अंदर। ठीक है। फिर जिस तरह आपके पास जो है वो एयर्स आप पीछे चले जाएं, 2003, 4, 5, 6, यह सबने 2007 की बात की, तो 2003 में आपके पास जो है वो एथियन 64 आपके पास जो है वो AMD का एक प्रोसेसर आ रहा था। सो एथियन सीरीज के बाद जो है वो आपके पास सैम्प्रॉन के नाम से जो है वो सीरीज आ गई 2004 में। फिर एथियन बैक हुआ 2005 में। फिर टोरियन आपके पास जो है वो आया 2006 में। तो ये जो है आपके पास AMD की सीरीज थी, जो कि अभी तक कंटिन्यू है। ठीक है। इसमें भी जो है वो सेम स्पेसिफिकेशन जैसे आपके पास इंटेल काम कर रहा है, तो इसी तरह इसकी भी जो है वो स्पेसिफिकेशंस मौजूद होती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह आप सर्वर्स में देखें तो हमारे पास टाइटेनियम 2 जो है 2002 में चल रहा था। ठीक है। ऑप्टेरॉन जो है वो AMD का 2005 में आया। फिर Xeon Core 2 बेस्ड हमारे पास 2006 में जो है वो इंटेल ने Xeon दे दिया था। ठीक है। फिर 2007 में हमारे पास थर्ड जनरेशन ऑपरेशन द्वारा AMD का आ गया। अब आप देखें बहुत ही जो है वो डिफरेंस मौजूद है कि हमारा जो Xeon प्रोसेसर है वो तकरीबन देखते हैं 10.7 गीगा बाइट्स पर सेकंड के ऊपर जो है वो डेटा को ट्रांसफर कर रहा है गीगाबिट पे। और 2007 में जो हमारे पास सर्वर मशीन्स है, वो एक ही मशीन जो है वो देख रहे हैं आप, आपके पास जो है वो 107 गीगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से जो है वो डाटा को भेज रहा है। तो जो आप सर्वर मशीन्स को एक्सेस करते हैं तो वो हमेशा जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी बैंडविड्थ मौजूद होती है। अब बैंडविड्थ क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ, आगे तो इसको डिस्कस कर लेते हैं।